Good morning, students. Today we are going to start a new chapter. It's a issue of debenture. In first term, we have already discussed the issue of share. हमने फर्स्ट टर्म में बेटा इश्यू ऑफ शेयर को डिस्कस किया था। इसी तरह से अब हम इश्यू ऑफ डिबेंचर का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि डिबेंचर्स होते क्या हैं या शेयर्स हमने डिस्कस किया था कि शेयर क्या होते हैं। अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जब हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट को बिजनेस में डिस्कस किया था तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि कोई भी बिजनेसमैन है उसे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक या तो खुद की कैपिटल की नीड होती है, ओनर्स कैपिटल, या उसे बाहर से उधार लेना पड़ता है, दैट इज अ बोरोड कैपिटल। तो जब वो ओनर कैपिटल होती है नोन एज शेयर्स, और जब वो उधार लेता है बाहर से, इट्स ऑल्सो नोन एज डिबेंचर। कि जब खुद का पैसा यूज किया जाता है तो शेयर्स कहलाता है, और जब बाहर मार्केट से उधार लेता है तो क्या कहलाता है, डिबेंचर्स कहलाता है। इट्स अ मेन डिफरेंस between share and debentures. According to definition, the section 230th of Companies Act 2013, the debenture includes debenture stocks, bonds, and any other instruments of the company, evidence of a debt, whether the constituting a charge on the assets of the company or not. कहता है कि जो ये डिबेंचर्स होते हैं, डिबेंचर्स के अंदर इसने लिखा कि डिबेंचर्स इंक्लूड करता है किसको, स्टॉक को इंक्लूड कर रहा है, बॉन्ड्स को इंक्लूड कर रहा है, और बाकी की क्या होगी, हमारी कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो गया कंपनी का एविडेंस के रूप में जो कंपनी ये शो कर रही है कि मैंने उधार ले रखी है। whether constituting a charge on the assets, मतलब उसके बदले, उस उधार के बदले उस पर्सन ने कंपनी की कोई भी एसेट्स क्या रख रखी है, गिरवी रख रखी है, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा डिबेंचर्स कहलाएगा। आगे इसने लिखा कि एक डिबेंचर्स या डिबेंचर होल्डर क्या होता है। इट इज अ डॉक्यूमेंट। डिबेंचर क्या है, डॉक्यूमेंट है। मतलब जिस तरह से ए कंपनी है और बी कंपनी है, ए कंपनी ने बी कंपनी से उधार लिया, तो ए कंपनी ने क्या कर दिया, सर्टिफिकेट इशू कर दिया कि मैंने इस कंपनी से उधार ले रखी है इतनी अमाउंट की, तो वो सर्टिफिकेट, वो डॉक्यूमेंट क्या कहलाएगा, डिबेंचर कहलाएगा। इट इज एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट बाय द कंपनी, कंपनी की डेट है। It is an agreement between the company and its debenture holders for the repayment of the principal amount on a specified date along with the interest. कि डिबेंचर्स जब उधार मतलब पेमेंट ली जा रही है तो पेमेंट तो होगी प्रिंसिपल अमाउंट की, उसके साथ साथ एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या करना पड़ेगा, हमें पे करना पड़ेगा। इट इज एन एविडेंस ऑफ द डेट to the holders, usually the arising out of a loan and the mostly secured by the charge। मतलब ये secured होता है जो लोन होता है हमारा। डिबेंचर होल्डर कौन होगा, दे आर द पर्सन्स टू होम डिबेंचर्स आर इशूड बाय द कंपनी। जिस कंपनी ने डिबेंचर इशू करे हैं सामने वाली पार्टी को, वो डिबेंचर होल्डर होगा। These person are the lender to the company as they provide the funds in exchange of the debentures issued to them। कि कंपनी के उधार करता है, उधार देने वाले हैं, ये फंड्स हैं देने वाले हैं, इन एक्सचेंज उसके बदले क्या करते हैं, डिबेंचर्स इशू कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे डिबेंचर्स कहलाते हैं। ठीक है, देखो डिबेंचर होल्डर कहलाते हैं। इसके अंदर जो मेन टॉपिक है वो है आपका बॉन्ड्स। कि बॉन्ड्स क्या होता है हमारा, बॉन्ड्स का मतलब होता है कि ये भी एक डिबेंचर की तरह ही है, सेम सिमिलर एज अ डिबेंचर, बट दोनों में जो मेन डिफरेंस ये है कि पहले जो बॉन्ड्स को इशू किया जाता था वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट इशू करती थी, लेकिन अभी क्या होता है, इसे सेमी गवर्नमेंट भी इशू कर सकती है और कोई नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी इसे क्या कर सकता है, इशू कर सकता है, तो वो बॉन्ड्स कहलाते हैं हमारी। अब कहता है कि बॉन्ड्स और डिबेंचर में मेन डिफरेंस क्या है, कि जो डिबेंचर्स इशू किए गए वो एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ इशू किए जाते हैं, बट जो बॉन्ड्स हैं उसका कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स नहीं होता, तो वो हमारे बॉन्ड्स कहलाते हैं।
bonds is similar as debenture both in terms of the contents and texture. It is an the acknowledgement of the debt issued by the company and signed by an authorized signatory. Traditionally, the bonds are issued by the government, but these days bonds are being issued by the semi-government or non-government. एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट्स कहता है कि पहले इसे सिर्फ गवर्नमेंट इशू कर सकती थी, बट अब इसे कोई भी जारी कर सकता है। और जो मेन बात है बॉन्ड्स की कि इसके ऊपर कोई जो इंटरेस्ट रेट होता है वो फिक्स नहीं होता। ठीक है, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, बॉन्ड्स कहलाते हैं। देखो आगे इसी से रिलेटेड टॉपिक, टाइप्स ऑफ डिबेंचर। देयर इज अ सिक्योर्ड डिबेंचर्स, सिक्योर्ड जिनके बदले हमने सिक्योरिटी वगैरह कुछ रख रखी है, कोई एसेट्स रख रखी हैं, दैट इज अ सिक्योर्ड। और अनसिक्योर्ड जिसके बदले कोई एसेट्स नहीं रख रखी। रिडीमेबल और इरिडीमेबल, रिडम्पशन का मतलब होता है पेमेंट, मतलब जिनका टाइम पीरियड फिक्स है, इट दैट इज अ रिडीमेबल, और नॉन इरिडीमेबल जिनकी पेमेंट डेट फिक्स नहीं है। नेक्स्ट वन इज अ रजिस्टर्ड एंड बियरर डिबेंचर। रजिस्टर्ड जो अथोराइज्ड है हमारे, और बियरर जो किसी भी पर्सन को ट्रांसफर किया जा सकता है, वो बियरर डिबेंचर्स कहलाता है। इसी तरह से स्पेसिफिक कूपन रेट या जीरो कूपन रेट, जिनका जो रेट है वो फिक्स है, स्पेसिफिक है, और जीरो कूपन रेट जिनका कोई रेट फिक्स नहीं है, लाइक एज कोई इंटरेस्ट रेट, जिनका इंटरेस्ट रेट फिक्स नहीं है, दैट इज अ स्पेसिफिक जीरो कूपन रेट, और जिनका इंटरेस्ट रेट फिक्स है, दैट इज अ स्पेसिफिक कूपन रेट। नेक्स्ट वन इज अ प्रायोरिटी पॉइंट्स ऑफ व्यू, फर्स्ट डिबेंचर एंड द सेकंड डिबेंचर। सच डिबेंचर्स आर दी रैपिड बिफोर द अदर डिबेंचर, सबसे पहले जारी किए जाते हैं बहुत तेजी से। सेकंड, जिन्हें नेक्स्ट टाइम इशू किया जाएगा, सच डिबेंचर्स आर टू बी रैपिड आफ्टर द फर्स्ट डिबेंचर्स ऑफ द रिडीम, जिन्हें रिडीम बाद में किया जा रहा है, दैट इज अ सेकंड डिबेंचर। नेक्स्ट वन इज अ कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स वो होते हैं जिन डिबेंचर्स को हम शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिन डिबेंचर्स को शेयर में कन्वर्ट किया जा सकता है, बट उनका टाइम पीरियड क्या है, जब हमने डिबेंचर्स इशू किए 18 मंथ तक वो डिबेंचर हमारे पास रहना चाहिए, उसके बाद हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। बट 36 मंथ से पहले पहले, जब डिबेंचर्स इशू किए गए 36 मंथ से पहले पहले, और 18 मंथ के बाद उन्हें हम कन्वर्ट कर सकते हैं शेयर में, नोन एज अ कन्वर्टेबल डिबेंचर। ठीक है, आगे देखो। देखो जिस तरह से हमने शेयर से रिलेटेड अपनी जर्नल सीखी थी, वैसे ही हम डिबेंचर्स के केस में हमारी जर्नल रहती है। देखो कि फर्स्ट एंट्री होती है, हम अमाउंट रिसीव करते हैं, लाइक एज बैंक अकाउंट डेबिट टू, जितने भी हमारे डिबेंचर हैं, जैसे 10% है या 12% है, तो 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। नेक्स्ट वन इज अ 12% डिबेंचर application account debit to 12% डिबेंचर अकाउंट। ओके, फिर अलॉटमेंट की अमाउंट, अलॉट मंगवाने की, ड्यू करने की एंट्री रहेगी हमारी 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट। फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। सेम फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री रहेगी 12% डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट, एंड नेक्स्ट वन इज अ बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट। इस तरह से जिस तरह की हमारी एंट्री रही थी, उसी तरह से यहाँ पर भी हमारी एंट्री रहेगी। तो इस केस में हमने ये सीखा था, देखो कि जब हम अपने शेयर्स को इशू करते हैं, तो शेयर्स को इशू करते टाइम हम अपने शेयर्स को पार पे इशू कर सकते हैं और प्रीमियम पे इशू कर सकते हैं। जब डिबेंचर्स को इशू किया जाता है तो पार पे, प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे हम क्या कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं।
तो डिबेंचर्स इशू करते टाइम अगर हम अपने डिबेंचर्स को डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं तो हमें ये बातें ध्यान रखनी होगी कि हम अपने डिस्काउंट को राइट ऑफ कर देंगे। राइट ऑफ किया जा सकता है 3 चीजों से। सबसे पहले चेक कीजिए कि आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का बैलेंस पड़ा है। अगर ये नहीं है तो आप जर्नल रिजर्व से राइट ऑफ कर सकते हैं, और अगर ये भी नहीं है जर्नल रिजर्व आपके पास तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंस से राइट ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, ये आप डिस्काउंट को राइट ऑफ करने के ट्रीटमेंट है। जर्नल एंट्री क्या रहेगी इससे रिलेटेड हमारी? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, या फिर जर्नल रिजर्व से कर रहे हैं तो जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से कर रहे हैं तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। 2 किसे किसे खत्म कर रहे हैं? डिस्काउंट या फिर लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। इस तरह से आप अपने डिवेंचर्स के डिस्काउंट को क्या कर सकते हैं? राइट ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, देखो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन गिवन है कि 5000 डिवेंचर्स हैं, 12% डिवेंचर 100 रुपीज के हैं, 20, 30, 40 एंड 10। एप्लीकेशन रिसीव हुई हमें 6000 की। कंपनी कहती है कि जिन डिवेंचर होल्डर ने 14500 के लिए अप्लाई कर रखा था उन्हें फुल, जिन्होंने 500 जिन्होंने 800 के लिए अप्लाई किया था कंपनी ने उन्हें 500 दिए, और जिन्होंने 700 के लिए अप्लाई किया था कंपनी ने उन्हें नील कर दिया। इस तरह से कंपनी ने अपनी डिवेंचर्स को अलॉट किया है। तो बेटा हमने इशू ऑफ शेयर के अंदर सेम ऐसा ही टॉपिक डिस्कस किया था कि अगर इस तरह का कोई ट्रीटमेंट आता है तो आप एक टेबल ड्राइव कीजिए। उस टेबल के अंदर यहाँ पर लिखिए अप्लाइड और यहाँ लिखिए अलॉटेड। अप्लाइड मतलब जनता ने कितने के लिए अप्लाई किया। जिन लोगों ने 4500 के लिए अप्लाई किया था कंपनी ने उन्हें 4500 दे दिए। 6000 के लिए अप्लाई किया लेकिन हम अलॉट कर सकते थे पब्लिक को सिर्फ 5000। जिन्होंने 800 के लिए अप्लाई किया कंपनी ने उन्हें 500 दिए। जिन्होंने 700 के लिए अप्लाई किया कंपनी ने उन्हें क्या कर दिया? नील कर दिया। इस तरह का केस है। तो फर्स्ट एंट्री पैसा आने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट कितनी आएगी? यहाँ पे अमाउंट आएगी हमारी 6000। पब्लिक ने एप्लीकेशन भेजी किसके अकॉर्डिंग? 20 रुपीज के अकॉर्डिंग। तो 6000 मल्टीप्लाई 20, 6000 मल्टीप्लाई 20। नेक्स्ट वन इज अ 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट। अब पब्लिक ने तो हमें 6000 मल्टीप्लाई 20 के अकॉर्डिंग अमाउंट भेजी, लेकिन हम रख कितने सकते थे पब्लिक का पैसा? जस्ट 5000। तो 5000 मल्टीप्लाई 20। बाकी का क्या करेंगे? चेक करो क्या आपने किसी का पैसा रिटर्न किया? हाँ, जिन डिवेंचर होल्डर ने 700 के लिए अप्लाई किया था कंपनी ने उन्हें वापस कर दिया। तो अगर किसी का रिटर्न किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू बैंक अकाउंट। 700 मल्टीप्लाई 20। क्या किसी का पैसा एडजस्ट किया? किया। अगर एडजस्ट किया तो अलॉटमेंट में ही एडजस्ट हुआ होगा। 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। जिन्होंने 800 के लिए अप्लाई किया था कंपनी ने उन्हें 500 दिए, तो कितने शेयर एडजस्ट हुए इनके? 300 एडजस्ट हुए। 800 के लिए अप्लाई किया था कंपनी ने इन्हें 500 डिबेंचर्स दिए, तो 300 इनके अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गए एडवांस में। 300 मल्टीप्लाई 20 रुपीज के अकॉर्डिंग इनकी अमाउंट एडजस्ट हो रही है। दैट इज अ 300 मल्टीप्लाई 20। नेक्स्ट वन इज अ
अलॉटमेंट ड्यू करने की 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट। अमाउंट आएगी यहाँ पे कितनी, अब तो 5000 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन चलेगा, 5000 मल्टीप्लाई 30। सेम नेक्स्ट केस, अलॉटमेंट आने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट रहेगी हमारी यहाँ पे, आनी चाहिए थी 1,50,000, बट 1,50,000 में एक शेयर होल्डर ने अमाउंट हमें पहले ही दे रखी है, डिवेंचर होल्डर ने, दैट इज 6,000। देन वी गॉट 1,44,000। 1,50,000 आनी चाहिए थी, बट 6,000 एक डिवेंचर होल्डर ने एडवांस दे रखा है, देन वी गॉट 1,44,000। आफ्टर देन ड्यू ऑफ द फर्स्ट कॉल, that is 12% debenture first call account debit to 12% debenture account, amount 5,000 multiply 40, that is a 2 lakh. Next, received the amount of first call, bank account debit to 12% debenture first call account 5,000 multiply 40, पूरी की पूरी अमाउंट रिसीव हुई है। नेक्स्ट वन इज अ ड्यू ऑफ फाइनल कॉल 12% डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट 5,50,000 सॉरी 5,000 multiply 10, that is a 50,000. Last one is a received of final call bank account debit to 12% debenture final call account same 50,000। तो इस तरह से ये जो अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था वो हमारा एट पार का था, मतलब कि जितने के डिवेंचर्स होते हैं अगर उतने में ही इशू किए जाते हैं, दैट इज 100 के डिवेंचर्स थे और 100 ही पब्लिक से कॉल किया गया, तो वो क्या होगा, हमारा एट पार होगा। तो आज जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया वो एट पार का डिस्कस किया बेटा। इसी तरह से जो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा उसमें एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट के बारे में डिस्कस किया जाएगा। अगर यहाँ तक के टॉपिक में आपको कुछ भी पूछना होगा तो वो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपके डीके गोयल के फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड होगा, उसमें अगर कोई भी डाउट होगा तो वो आप पूछ लेना। ओके, आज के लिए टॉपिक इतना ही रहेगा अपना।